Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel, The Young Homeopath. Hope you all doing well. So, in this video, we are going to talk about knowledge of physician, which is one of very important thing in your examination purpose. Plus, this is a requested video, right? So, likewise, if you want any video on the specific topic, uh, like right, so you can comment down, and also you can message me on my Instagram account. Link is in the description box, right? So basically this video is a requested video. The person is message me on my IG account that I will upload a video on knowledge of physician, right? So I will prepare notes on it, and then I will make a video on it. So basically in this video we are going to see a few points in the knowledge of physician, right? So as you know that this is a very big question, right? So for our convenience, I will upload two parts of this particular topic, right? So let's get started. ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट कि जो नॉलेज ऑफ फिजिशियन है वो एक टॉपिक आता है हमारी एग्जामिनेशन पर्पस के रिलेटेड, राइट? जो कि हमारा कॉम्बिनेशन है एफोरिज्म नंबर 3 एंड एफोरिज्म नंबर 4 का. ओके, सो Dr. Henneman explain about the knowledge of physician in aphorism number 3 and aphorism number 4, right? And which is as follows. So हमारी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर मैंने उन पॉइंट्स को एक साथ लिख दिया है, लाइक कि aphorism नंबर 3 के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स मिलेंगे, राइट? या फिर तो कौन कौन से पॉइंट्स मिलेंगे. सो फर्स्ट है हमारे पास नॉलेज ऑफ डिसीज़, राइट? सो जो एफोरिज्म नंबर 3 है उसके अंदर जो फर्स्ट नॉलेज है फॉर द फिजिशियन, राइट, और वो है नॉलेज ऑफ डिजीज़. एक डिजीज़ की नॉलेज एक फिजिशियन को होनी चाहिए, राइट? वो हम आगे डिटेल में देखेंगे कि हैनेमन ने इस बारे में क्या क्या चीज़ें कही है, राइट? नाउ सेकेंड वन, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर. सो फर्स्ट हमने देख लिया कि नॉलेज ऑफ डिजीज़, राइट? जो डिजीज़ है, जो पेशेंट है वो हमारे पास आएगा, उसके साइन एंड सिम्टम्स देगा, हम उस चीज़ को डायग्नोस करेंगे, राइट? उसे हम कहेंगे नॉलेज ऑफ डिजीज़. सेकेंड थिंग, अब बारी आती है मेडिसिन देने की. लेकिन मेडिसिन देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी मेडिसिन का पावर क्या है, राइट? या फिर तो हमारी मेडिसिन कैसी है, वो कैसे अपना एक्शन करती है, राइट? वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. सो इसीलिए यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर. नाउ थर्ड पॉइंट है विच इज़ वेरी इजी, लाइक नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज, जो कि हमने आगे ली मेडिसिनल पावर टू डिजीज नॉलेज, राइट? सो जो हमारे पहले के दो पॉइंट्स हैं, डिजीज़ का नॉलेज एंड मेडिसिनल पावर का नॉलेज, उन दोनों को हम अप्लाई करेंगे कहाँ पर, हमारी मेडिसिन चूज़ करने के लिए, राइट? देन फोर्थ वन है नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी, राइट? अब जो रेमेडी अब जो हमारे पास सारा नॉलेज है, नॉलेज ऑफ डिजीज़ हो गया, हमारा नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर हो गया, हमने उसे अप्लाई भी किया. अब हमें जो मेडिसिन है वो चूज़ करनी है, राइट? उसको चूज़ करना है इतनी सारी मेडिसिन के अंदर से, राइट? सो वो हम कैसे करेंगे, उसकी नॉलेज होना भी एक फिजिशियन को बहुत ज़रूरी है. फिफ्थ वन है हमारा नॉलेज ऑफ फार्मेसी, राइट? अब हमने मेडिसिन ही, रेमेडी जो हमारी है, मेडिसिन जो हमारी है वो भी चूज़ कर ली, लेकिन वो बनती कैसे है वो भी हमें जानना इम्पॉर्टेंट है, राइट? जैसे कि आप सबको पता है कि जो एलोपैथी है, जो दूसरी सारी अलग अलग टाइप की पैथीज़ है, एंटीपैथी है, आइसोपैथी है, हमारी होम्योपैथी है, उन सब के अंदर जो मेडिसिन बनती है उसका एक प्रोसेस अलग अलग होता है, राइट? सो उस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो होम्योपैथी है उसके अंदर हमारी मेडिसिन कैसे बनती है, देन हम उसे एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, हम उसे किस पोटेंसी में कौन से पर्सन को हम एडमिनिस्टर करेंगे, राइट? विच इज़ अ पोसोलॉजी पार्ट, राइट? सो उन सब वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, वो सारी चीज़ें हमें तब मिलेगी जब हमारे पास नॉलेज ऑफ फार्मेसी होगा, राइट? देन सिक्स्थ वन है हमारे पास नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज, राइट? अब हमारे पास सारा नॉलेज आ गया कि हमारी ड्रग कैसे बनती है, हम उसे कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, हम उसे
किस वाले पर्सन को हम कौन सा डोज देंगे, राइट। अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है डोज की। अब प्रॉपर डोज चूज़ करना वो भी एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसीलिए हैनेमन ने इसे एक अलग पॉइंट के तौर पर हमें दिखाया है, राइट। सेवन्थ वन है हमारे पास नॉलेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज। अब हमने एक बार जो मेडिसिन हमारी है उसे एडमिनिस्टर कर दिया, देन उसके बाद हमें वो मेडिसिन को रिपीट करना है नहीं करना है, उसका जो डोज है, उसका जो पावर है वो बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, वो सारी चीज़ों की नॉलेज भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ एट वन है हमारे पास नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल ऑफ क्योर, राइट। इन द सेंस कि जो हमारा पाथ ऑफ क्योर है, जो हमारा क्योर होने वाला है, राइट, उसका जो सादी भाषा में कहे तो जो हमारा क्योर होने वाला है उसके मार्ग में अगर कोई रुकावट आ रही है, उसकी नॉलेज होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। बिकॉज कि अगर हमें उसकी नॉलेज नहीं होगी तो वो ऑब्स्टिकल वहाँ पर रहेगा, वो जो रुकावट है वो वहाँ पर रहेगी, जिसकी वजह से हम क्योर को अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। जो हमारी मंजिल है, जो हमारा क्योर है, वो हमारी मंजिल है, उसे हम अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। नाउ अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि एफोरिज्म नंबर 4 के अंदर हमें कौन से 2 टॉपिक्स मिलेंगे, राइट। सो रिमेंबर हियर कि जो एफोरिज्म नंबर 3 है इसके अंदर हमें टोटल 8 पॉइंट्स मिले हैं, लाइक कि जो नॉलेज फिजिशियन को होनी चाहिए। एंड इन द एफोरिज्म नंबर 9 हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं। सो फर्स्ट वन है नॉलेज ऑफ द थिंग दैट डिरेंज द हेल्थ एंड कॉज डिसीज, राइट। सो इन द सेंस कि अगर हम इसे सादी भाषा में कहें कि जो हम हर एक डिजीज़ के लिए कॉज पढ़ते हैं, राइट, या फिर तो मटीरिया मेडिका में हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम, राइट। सो उस चीज़ की नॉलेज भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो द नॉलेज ऑफ द थिंग दैट डिरेंज द हेल्थ एंड कॉज डिजीज़, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे, राइट। लेकिन अभी मैं आपको एक ब्रीफ व्यू दे रही हूँ, राइट, ब्रीफ रिव्यू दे रही हूँ। देन सेकेंड वन है हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम द पर्सन, राइट। सो हमें पता चल गया कि कॉज क्या है, अब हम कॉज को रिमूव कैसे करेंगे, उसकी नॉलेज होना भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो बेसिकली अब जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जो पूरा एक टॉपिक है नॉलेज ऑफ फिजिशियन, उसे मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी, राइट, जिससे कि जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा ना बने। सो पर्टिकुलरली ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है, तो उसके अंदर हम टोटल ये जो पॉइंट्स है इन द एफोरिज्म नंबर 3, जो फर्स्ट 5 पॉइंट्स हैं उसे हम इस वीडियो में देखेंगे। देन जो रिमेनिंग हमारे जो पॉइंट्स रह जाते हैं उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, राइट। सो अब हम शुरू करते हैं हमारा जो फर्स्ट नॉलेज है विच इज़ रिटन इन एफोरिज्म नंबर 3। सो हमारा फर्स्ट नॉलेज है नॉलेज ऑफ डिसीज, राइट। सो नॉलेज ऑफ डिजीज में क्या क्या लिखा है हैनेमन सर ने, राइट। जो होम्योपैथ टू अंडरस्टैंड द डिजीज इज डिफरेंट फ्रॉम एलोपैथ, राइट। सो यहाँ पर हैनेमन सर बेसिकली समझाना चाहते हैं कि जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट, एक होम्योपैथ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि एक डिजीज़ को समझने के लिए जो होम्योपैथ का पॉइंट ऑफ व्यू है वो एलोपैथ से बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। सो एलोपैथ जो है उनके लिए जो कॉज ऑफ डिजीज़ है वो हमारा या फिर तो बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी मटेरियल चीज़ रहती है, राइट। और जो एलोपैथ है वो सोचते हैं कि ये कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, जो कोई भी सारी चीज़ें हैं वो डायरेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट हमारे साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखते हैं, राइट। ये हुआ एक एलोपैथ का अप्रोच। अब हम होम्योपैथ की बात करें तो होम्योपैथी में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है विच इज़ अ वाइटल फोर्स, राइट। सो हम जो होम्योपैथ है वो इसे इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, राइट, कि जो फर्स्ट थिंग कि जो कॉज ऑफ द डिजीज़ है वो माइजम रहते हैं, वो कोई मटेरियल चीज़ नहीं रहती, राइट। जो माइजम है इट्स सेल्फ अ डायनामिक थिंग, प्लस जो हमारा वाइटल फोर्स है वो भी एक डायनामिक थिंग है। सो दोनों डायनामिक थिंग्स जो है वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो
हमारा एज अ होम्योपैथ ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि जो माइज्म है उसने वाइटल फोर्स के ऊपर अपना एक्शन दिखाया, जिसकी वजह से हमारा वाइटल फोर्स डिरेंज हो गया, राइट। वो अपने हेल्थी स्टेट से डिरेंज हो गया, राइट। और उसकी वजह से वाइटल फोर्स के डिरेंज होने की वजह से हमें बाहर की मटीरियलिस्टिक बॉडी के ऊपर साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, राइट। ये हो गया हमारा होम्योपैथ अप्रोच, राइट। सो ये चीज़ आपको मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन द नॉलेज ऑफ डिसीज, राइट। उसी चीज़ का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर द होम्योपैथ डिजीज इज अ डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स बाय द डायनामिक माइज्म, एंड डिरेंजमेंट इज अ स्टेट फ्रॉम द वाइटल फोर्स एंड एंड इन द क्रिएटिंग द सिम्टम ऑन द मटीरियल बॉडी, राइट। सो ये एक पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड थिंग है, हैनेमन एडवाइज दैट कंसीडर एवरी कॉज इज अ न्यू वन, राइट। सो हैनेमन ने हमें एडवाइस दी है कि जो एक 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 डिजीज़ होने के लिए बहुत सारे कॉज भी हो सकते हैं, राइट। कोई एक सिंगल कॉज से पूरी डिजीज़ क्रिएट हो जाए ये जरूरी नहीं है, राइट। सो अगर कोई डिजीज़ के अंदर 2-3 कॉज आपको मिल रहे हैं तो आप हर एक कॉज को एज ए न्यू वन कंसीडर करोगे और उसके अकॉर्डिंग सोचोगे कि इसकी ये कॉज की वजह से क्या हो सकता है, राइट। Now, according to Hahnemann, there is a no disease but a disease individual. ये जो पॉइंट है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो होम्योपैथ है या फिर तो हैनेमन ने हमें क्या कहा है, राइट। सो हैनेमन ने हमें कहा है कि एक पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है तो आप उसे ट्रीट करोगे, राइट। जो पेशेंट है उसे ट्रीट करोगे, ना कि आप ट्राई करोगे कि उसकी जो डिजीज़ है उसे आप क्योर करो, राइट। सो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल है, जो पेशेंट आपका है, उसे आपको एज अ होल ट्रीट करना है, या फिर तो आपको ऐसा नहीं करना है कि उसके साइन एंड सिम्टम्स सिर्फ चले गए तो आप उसे कहोगे कि मैंने उसे ट्रीट किया है, मैंने उसे क्योर किया है, राइट। आपको उसकी मेंटल, फिजिकल और जो सारी स्पिरिचुअल, सारी जो तीनों प्लेन है उसके ऊपर उसे क्योर करना इम्पॉर्टेंट है, राइट। Now, third point, which is every individual is a different from one another, right। आप देख सकते हो कि आप भी एक अलग इंडिविजुअल हो, आपके साथ बैठा हुआ इंसान भी एक अलग इंडिविजुअल है, ही हैज़ हिज डिफरेंट पर्सनालिटी, राइट। इवन दो मेरी खुद की एक अलग पर्सनालिटी है, इस तरीके से अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं उन सब की एक अलग अलग पर्सनालिटी है, वो सब लोग एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करते हैं, राइट। सो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इधर इन द हेल्दी स्टेट और इन द डिजीज स्टेट, राइट। अब इस लाइन का क्या मतलब होता है कि हेल्दी स्टेट के अंदर कुछ पर्सन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, राइट। लेकिन कुछ पर्सन्स जो होते हैं वो हेल्दी स्टेट के अंदर भी लेजी होते हैं, राइट। जो कि उनका हेल्दी स्टेट है फिर भी वो लेजी है, राइट। लेकिन सेम वे डिजीज स्टेट के अंदर भी क्या होता है कि कुछ पेशेंट जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है, या फिर तो उनकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी होती है कि भले उन्हें डिजीज़ हुई है लेकिन वो काम करते रहते हैं, राइट। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं मुझे सिर्फ आराम करना है, राइट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें छोटी सी चीज़ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो वो एकदम से लेज़ी हो जाते हैं, राइट। सो इस तरीके से जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअलाइजेशन जो है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इन द होम्योपैथी, राइट। सो इंडिविजुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द होम्योपैथी टू अंडरस्टैंड एंड असरटेन द नॉलेज ऑफ द डिजीज़, राइट। सो इस तरीके से जो नॉलेज ऑफ डिजीज़ है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट, राइट, एंड इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द डिजीज़ itself, right। Now, second one, which is homeopathy will not neglect pathology and फिजियोलॉजी, राइट। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने आगे जैसे देखा कि हमारा जो अप्रोच है टू अंडरस्टैंड द डिजीज़, उसका जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वो हमारा एलोपैथ से अलग है, प्लस हम यहाँ पर इंडिविजुअलाइजेशन ला रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो होम्योपैथ है वो पैथोलॉजी को और जो फिजियोलॉजी है उन सारी चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों को नहीं देखते, उन सारी चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन ऐसा नहीं है, हम उन सारी चीज़ों को भी देखते हैं, प्लस
प्लस हम इंडिविजुअलाइजेशन को भी देखते हैं और उन सारी चीज़ों को कंसीडर करके हम एक मेडिसिन को चूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, it is considered as the knowledge of manifestation of disease, right? सो हम जो है वो पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों चीज़ों को भी देखते हैं। इवन तो हम जो पूरा मेडिकल साइंस है उन सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन ये जो पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी जो है वो हमें जो डिजीज़ का मैनिफेस्टेशन है, राइट, जो डिजीज़ इटसेल्फ है उसे समझने के लिए या फिर तो नोसोलॉजिकल जो डायग्नोसिस है उसे बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट रहती है। लेकिन हम इस चीज़ को हमारी मेडिसिन चूज़ करने इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, रादर देन कि हम उसका इंडिविजुअलाइजेशन करें, प्लस हम देखें कि उसका एलिमेंट्स फ्रॉम क्या है, प्लस हम जो हमारे मटेरियल मेडिका में सारी चीज़ें दी गई हैं उस तरीके से, या फिर तो ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में हमें जो सब सिखाया जाता है उस तरीके से हम केस टेकिंग करते हैं, प्लस हमारी जो मेडिसिन है उसे सिलेक्ट करते हैं, राइट। Now they are helpful in nosological diagnosis, right, as कि मैंने आपको पहले बताया। Then homeopath diagnose a pathological condition with the help of common symptoms, right। Now यहाँ पर एक चीज़ आती है कि common symptoms and second thing आती है हमारी uncommon peculiar rare symptoms, राइट। सो जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, राइट, जो कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ के अंदर या फिर तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डिजीज़ के अंदर बहुत कॉमन होते हैं, राइट, उस चीज़ को हम कहते हैं कॉमन सिम्टम्स। एंड वो जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो हमें पैथोलॉजिकल कंडीशंस की पैथोलॉजिकल कंडीशंस अगर हमें पता है तो हम पता लगा सकते हैं कि ये जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो किस डिजीज़ के हैं या फिर तो किस ग्रुप ऑफ डिजीज़ के हैं, राइट। नाउ सेकेंड थिंग, देन अनकॉमन पिक्यूलियर एंड रेयर सिम्टम्स। सो ये जो अनकॉमन सिम्टम्स हैं वो हमें हेल्पफुल रहते हैं कहाँ पर, हमारा जो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द डिजीज़ है उसके अंदर वो हमें इम्पॉर्टेंट रहते हैं, राइट। सो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, दैट सिक इंडिविजुअल प्लस सिम्टम्स, राइट। सो इसके दो पार्ट्स हैं, कॉमन सिम्टम्स एंड अनकॉमन पिक्यूलियर एंड रेयर सिम्टम्स। सो जो कॉमन सिम्टम्स हैं उसे हम बनाएंगे डायग्नोसिस, एंड जो अनकॉमन सिम्टम्स हैं उससे हम करेंगे इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द डिजीज एंड इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट, राइट ना। अब यहाँ पर हमारे पास आता है सेकेंड नॉलेज ऑफ फिजिशियन, राइट। सो सेकेंड नॉलेज ऑफ फिजिशियन है अबाउट द नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, राइट। सो फर्स्ट हमने देखा नॉलेज ऑफ द डिसीज। अब मेडिसिनल पावर का नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक फिजिशियन के लिए, राइट। क्यों? बिकॉज मेडिसिन इज ओनली वेपन इन द हैंड ऑफ फिजिशियन, राइट। सो फिजिशियन जो है वो मेडिसिन को यूज़ करके ही सकता है, राइट। सो बिफोर डिस्कवर द होम्योपैथी हैनेमन स्टेट्स दैट, राइट। सो हैनेमन ने होम्योपैथी की डिस्कवरी भी नहीं की थी, उससे पहले हैनेमन सर ये सोचते थे या फिर तो उन्होंने ये एक चीज़ बोली थी, दैट आई हैव पुटिंग अ ड्रग इन टू अ स्मॉल बॉडीज विच आई नो लेस, राइट। सो मैं ऐसी ड्रग्स को जो छोटी छोटी हमारी बॉडी है या फिर तो एक मटेरियल बॉडी है उसके ऊपर मैं नहीं दे सकता, राइट, जिसके बारे में मुझे कम जानकारी है, राइट। ये हैनेमन सर का कहना था। सो आई कैन बट renounce the practice of medicine that I have no longer in cure to rest of doing injuries, right। कि हैनेमन सर का कहना ये है ड्रग्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, सो उन ड्रग्स को मैं बॉडीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, कि मुझे ये भी नहीं पता कि उसका एक्शन क्या होगा या फिर तो उससे इंजरीज होगी या फिर तो उससे क्योर होगा, राइट। नाउ फार्मेसी वॉज नॉट वेल डेवलप्ड इन दोज डेज, राइट। सो दोज डेज इन द सेंस कि जब हैनेमन सर होम्योपैथी की डिस्कवरी करने वाले थे या फिर तो उन्होंने होम्योपैथी की डिस्कवरी की थी, उस वक्त फार्मेसी इतनी ज़्यादा वेल डेवलप नहीं थी जितनी आज के टाइम पर है, राइट। सो टू अवॉइड दिस हैनेमन प्रूव होम्योपैथिक मेडिसिन इन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग, राइट। सो सिर्फ इसी एक वजह से हम हेल्दी ह्यूमन बींग्स के ऊपर हमारी जो मेडिसिन है उसे प्रूव करते हैं।
अगर हम हमारी मेडिसिन को हेल्दी ह्यूमंस के ऊपर प्रूव नहीं करेंगे तो वापस से वही बात आ जाएगी कि हमें किसी मेडिसिन के बारे में, किसी ड्रग के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और उसे हम किसी पेशेंट को नहीं दे सकते, राइट। लेकिन अगर हम ड्रग प्रूविंग करते हैं, अगर हम उसे हेल्दी ह्यूमंस के ऊपर प्रूव करते हैं, तो हमें उसका सारा एक्शन, सारा जो एक्शन है, सारा जो उसका डिसएडवांटेजेस है, एडवांटेजेस है, वो सब हमें पता होगा, राइट। सो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम हमारी मेडिसिन को जो हमारा पेशेंट है उसके अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं, राइट। So the disease producing capacity of the medicine is a disease curing power of medicine, right। ये हम होम्योपैथी में बोलते हैं, ये हम सारी पैथीज में नहीं बोल सकते, राइट। जो होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो इट सेल्फ कुछ डिजीज़ को प्रोड्यूस करती है इन आवर बॉडी, राइट, ऑन द वाइटल फोर्स। सो इस तरीके से जो डिजीज़ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी एक मेडिसिन की है, वही कैपेसिटी होती है मेडिसिन की कि वो डिजीज़ को क्योर करते हैं, राइट। बस हमें जो मेडिसिन है उसे पोटेंटाइज करने की ज़रूरत रहती है। Now the third knowledge, which is a knowledge of application of drug knowledge to disease knowledge। अब हमने जो आगे फर्स्ट डिजीज नॉलेज ली, देन सेकेंड हमने ली मेडिसिनल पावर की नॉलेज। अब उन दोनों चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे। कहाँ पर अप्लाई करेंगे? पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे टू अचीव द क्योर, राइट। So application of the medicine to the patient in order to achieve highest ideal of cure in is an art, right। So ये एक पूरा जो knowledge है itself is a art, right। सो अब आप कैसे एक मेडिसिन के नॉलेज को एक नॉलेज के ऊपर अप्लाई करोगे, राइट, वो भी एक आर्ट होता है। सो उसके बहुत सारे वेज है, राइट। सो बहुत सारी तरीके से आप इन दोनों नॉलेज को तब आपके पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। सो फर्स्ट यहाँ पर है एंटीपैथी। एंटीपैथी दिस मीन्स ऑपोजिट लॉ, राइट। अगर किसी पेशेंट को कुछ हुआ है तो उसके ऑपोजिट जो एक्शन होगा मेडिसिन का, वो मेडिसिन हम उसे दे देंगे तो वो क्योर हो जाएगा, राइट। एंड इन द होम्योपैथी देयर इज अ सिमिलर लॉ, जैसे कि हमने आगे देखा कि डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ द मेडिसिन इटसेल्फ डिजीज क्योरिंग पावर ऑफ द मेडिसिन, राइट। सो वो हमारा हो गया सिमिलर लॉ, राइट। सो एक्सपीरियंस पीपल्स इन द सेंस कि जो हमारे पुराने ज़माने वाले जो नॉलेजेबल लोग थे, जो साइंटिस्ट रहे हमारे, राइट। सो वो सब लोग एक्सपीरियंस पीपल सेज दैट द लॉ ऑफ सिमिलर, राइट, विच इज़ अ होम्योपैथी इज़ द ओनली क्योरेटिव मेथड, राइट। उनका कहना भी यही था कि ओनली क्योरेटिव मेथड जो है वो लॉ ऑफ सिमिलर है, राइट। या फिर द सिमिलर लॉ विच इज़ अ होम्योपैथी, वो है। सो हैनेमन सेज दैट टू अचीव अ हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, राइट, हमें ये तीन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, राइट। तो वो तीन चीज़ें हैं, फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर रेमेडी, राइट, जो प्रॉपर हमारी रेमेडी है उसे सिलेक्ट करना आफ्टर द केस टेकिंग, राइट। देन सेकेंड थिंग सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर पोटेंसी। अब हमने जो रेमेडी है, जो मेडिसिन है, उसे सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन उसके बाद उसे कितनी पोटेंसी में देना है उसे सिलेक्ट करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन थर्ड वन विच इज़ अ प्रॉपर रिपीटेशन, राइट। सो उसे रिपीट करना है नहीं करना है, वो सारी चीज़ें, प्रॉपर रिपीटेशन ऑफ द रेमेडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर को अचीव कर सकते हैं। सो ये हुआ हमारा knowledge of the application of drug knowledge to disease knowledge, right। सो अब हमारे पास फोर्थ नॉलेज है विच इज़ द नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी। अब चॉइस ऑफ रेमेडी हम कैसे करेंगे, राइट। और मटेरियल रेमेडी में इतनी सारी रेमेडीज़ हैं और इतनी सारी सिमिलर इन द सेंस की सेम रेमेडीज़ हैं। सो उसके अंदर से हमें कौन सी रेमेडी, कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट को देनी है, उसकी नॉलेज होना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ लॉ ऑफ सिंगल रेमेडी इज़ अ फंडामेंटल लॉ ऑफ होम्योपैथी, right। Single remedy which is one of the fundamental, which is one of the cardinal principle in the homeopathy,
राइट। सो सिंगल रेमेडी का मतलब होता है कि एट अ टाइम इन द सेंस कि पेशेंट हमारे पास आया, उस वक्त हमें सिर्फ एक ही मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है। दिस इज द लॉ ऑफ सिंगल रेमेडी, राइट। Now, during the case taking, physician finds that the patient's symptoms are actually similar to the drug picture in our materia medica, राइट। सो मैंने आपको आगे कहा कि इतनी बड़ी मटीरिया मेडिका है, इतनी सारी ड्रग्स है, इतनी सारी मेडिसिन हैं, उसके अंदर से आपके पेशेंट को कौन सी चाहिए वो आपको फाइंड करना है, वो आपको देखना है, वो आपको चूज करना है कि कौन सी रेमेडी आपके पेशेंट को चाहिए, राइट। सो ड्यूरिंग केस टेकिंग जो फिजिशियन है वो इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि जो उसका पेशेंट के सिम्टम्स है विच इज़ एक्चुअली एंड विच इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द ड्रग पिक्चर ऑफ इन अवर मटीरिया मेडिका ऑफ द पर्टिकुलर वन ड्रग, राइट। सो उस ड्रग को हम कहेंगे कि वो हमारे पेशेंट से सिमिलर है, और उस ड्रग को, उस मेडिसिन को हम उस वक्त प्रिस्क्राइब करेंगे, राइट। बट मोस्ट सिमिलर इन सिंगल रेमेडी एडमिनिस्टर एट अ टाइम, राइट। इसका मतलब यही होता है कि उस वक्त हम एक ही मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो उसके रिलेटेड हमारे पास 3-4 मेडिसिन हैं, राइट। जब आप रिपोर्ट पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि आपके पेशेंट के सिम्टम्स से मैच होती है, लेकिन हम वो 3-4 मेडिसिन तो पेशेंट को नहीं दे सकते, हमें सिर्फ एक मेडिसिन एट अ टाइम प्रिस्क्राइब करनी है। वही चीज़ यहाँ पर कहना चाहते हैं, राइट। नाउ हैनेमन एडवाइस इन एफोइज्म नंबर 153, राइट। एफोइज्म नंबर 153 के अंदर हैनेमन सर ने एक एडवाइस दी है दैट इन दिस सर्च ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी द मोस्ट striking, singular, uncommon, and peculiar signs and symptoms of the case of the disease are chiefly and more solid to be kept it in a view, राइट। अब यहाँ पर हैनेमन सर ने हमें एडवाइस दी है कि हम हमारी जो होम्योपैथिक रेमेडी है उसे कैसे चूज़ करेंगे। सो उसे हम चूज़ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रिकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन एंड पेक्यूलियर साइन एंड सिम्टम्स, राइट। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसे चूज़ करेंगे। Now, so only uncommon and peculiar symptom helps to find the single, simple and similar remedy. Hence, the choice of the remedy is depending upon the intelligent application of the knowledge of materia medica and knowledge of organoleptic, राइट। सो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अगर कोई जो फिजिशियन है उसकी नॉलेज ऑफ मटीरिया मेडिका एंड नॉलेज ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन अच्छी होगी तो वो जो एक उस वक्त वो एक सिंपल, सिंगल, पिक्यूलियर, अनकॉमन सी और सिमिलम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकेगा, राइट। नाउ अब हम आते हैं हमारा लास्ट नॉलेज, राइट, which is a knowledge of pharmacy, right. So after selecting a most minimum remedy is very important to know the whole procedure of making the homeopathic drug or homeopathic medicines, राइट। जो मैंने आपको आगे कहा कि आपने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर ली, मेडिसिन सिलेक्ट कर ली, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ये मेडिसिन है वो कैसे बनती है। अब वो भी क्यों पता होना चाहिए, राइट। बिकॉज कि आप बोलोगे कि मेडिकल पर जाएगा पेशेंट और जाकर मैंने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो ले लेगा, इसके लिए हमें पूरी प्रोसेस को जानना क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन जहाँ पर मेडिकल ना हो, राइट, जहाँ पर जो मेडिसिन हैं वो रेडीमेड नहीं मिलेगी, राइट, उस वक्त आपको आपके पेशेंट के लिए वो जो पूरी मेडिसिन है उसे किस तरीके से बनाते हैं वो पता होना चाहिए, जिससे कि आप वो मेडिसिन बनाकर अपने पेशेंट को दे सको, राइट। सो जो हैनेमन सर जो थे ही इटसेल्फ मेक द मेडिसिन फॉर हिज पेशेंट्स, राइट। इसलिए नॉलेज ऑफ फार्मेसी होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। सो द एग्जैक्ट एंड केयरफुल प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन बिकम कंपल्सरी, राइट। सो हमें उसकी एग्जैक्ट जो पूरी प्रोसीजर है वो पता होना इम्पोर्टेंट है। इन होम्योपैथी मेडिसिन शुड बी डायनामाइज अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब मैनर, राइट।
अब जो हमने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया है, राइट, सो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आपने देखा होगा 30 पोटेंसी, 100 पोटेंसी, 50 पोटेंसी, राइट। सो इन सारी पोटेंसीज को बनाने के लिए हमें जो हमारी मेडिसिन है उसे डायनामाइज करना पड़ता है, राइट। सो उसे हम किस तरीके से डायनामाइज करेंगे, हम उसे कितना डायनामाइज करेंगे, वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए, और वो एग्जैक्ट ऐसे ही होना चाहिए जैसे कि हमने प्रिस्क्राइब किया है, राइट। So, for example, dry medicinal substances should be dynamized with the help of trituration, राइट। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये ड्राई सब्सटेंस है तो इसे हम ट्राइचुरेशन की हेल्प से डायनामाइज करेंगे, और अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस है तो उसे हम सकर्शन की हेल्प से डायनामाइज करेंगे, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इन द फार्मेसी, राइट। एंड एक्वायरस मेडिसिन कांट बी डिस्पेंस इन द ग्लोब्यूल्स, राइट। जो एक्वायरस मेडिसिन हैं जो कि एक्वायर फॉर्म में है, जो कि फ्लूइड फॉर्म में है, उसे हम ग्लोब्यूल्स के अंदर डालकर डिस्पेंस नहीं करेंगे, राइट। सो डिस्पेंसिंग द मेडिसिन इज इन द प्रॉपर व्हीकल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन को कौन से व्हीकल के साथ एडमिनिस्टर करना है, कौन सी मेडिसिन को पानी के अंदर डालकर पीना है, कौन सी मेडिसिन को ग्लोब्यूल के अंदर डालकर पीना है, कौन सी मेडिसिन का हमें लोकल एप्लीकेशन बनाना है और कैसे बनाना है, राइट। एंड देन फिजिशियन शुड नो हाउ टू कलेक्ट। अब यहाँ पर बात आती है कि फिजिशियन को क्या पता होना चाहिए, विच इज़ अ बेसिक थिंग्स, राइट। सो फिजिशियन शुड नो हाउ टू कलेक्ट। फर्स्ट थिंग, कलेक्ट, हम जो रॉ ड्रग सब्सटेंसेस है उसे हम कैसे कलेक्ट करेंगे, उसे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसे हम स्टोर कैसे करेंगे, एंड जो मेडिसिन है उसे हम डिस्पेंस कैसे करेंगे, राइट। सो ये जो 4-5 चीज़ें हैं, ये बहुत बेसिक थिंग्स हैं, ये एक फिजिशियन को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ही मस्ट हैव नॉलेज टू आइडेंटिफाई मेडिसिनल प्लांट, their method of collection, preparation, preservation and compounding, etc. Right? So in the sense कि जो हमारा फिजिशियन है उसे उसे जो एक फार्मेसी की जो फार्मेसी में हमें सब कुछ सिखाया जाता है, वो जो सारी बेसिक नॉलेज है वो उसे पता होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। विच इज़ ऑल अबाउट द नॉलेज ऑफ फार्मेसी। सो इस वीडियो में हमने जो 5 पॉइंट्स हैं वो देखे हैं। देन जब मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाऊंगी उसके अंदर हम जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं हमारे 6, 7, 8 और जो एफोरिज्म नंबर 4 के 2 पॉइंट्स हैं उसे भी मैं उसके अंदर कंसीडर करूँगी, राइट। सो टिल देन आप इसे अच्छे से समझिए। अगर आपको इन सारी चीज़ों में कोई डाउट होता है देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। एंड thank you so much for watching, and also if you want any video on the specific topic, if you have any request, if you have any suggestions, then you can drop it down in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. IG account's link is in the description box, and thank you so much for watching.